नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। आज का शो बेहद खास है क्योंकि हमारे पास न सिर्फ आपके लिए निवेश के तमाम गुरु मंत्र हैं, बल्कि प्रेरणा देने के लिए दिलचस्प कहानियां भी हैं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। रुपए में गिरावट का आपके इक्विटी, डेट, अंतर्राष्ट्रीय और गोल्ड फंड्स पर कितना असर, जानिए आज। देश की कामयाब बेटियों में आज महिला सशक्तिकरण में जुटी गौरी सुरेश का सफर जानेंगे आज। किस तरह महिलाओं को आर्थिक आजादी दिलाने की कर रही हैं कोशिश। बेटी की पढ़ाई और शादी की नो टेंशन कैसे, वो बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और अगर आप भी हमारे शो पे सवाल पूछना चाहते हैं, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल को आप लिखित रूप में भेज सकते हैं, साथ ही वीडियो के रूप में भी अपना सवाल रिकॉर्ड करके इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। कमजोर होता हुआ रुपया, ऐसे में अमूमन जब भी रुपए में गिरावट आती है, इसकी वैल्यू में गिरावट आती है, जब भी रुपया कमजोर होता है तो हम या तो विदेश में घूमने फिरने जाने वाले या बच्चों की पढ़ाई करने वाले माता पिताओं की चिंता का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गिरता रुपया आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी तमाम तरह के म्यूचुअल फंड्स पर भी असर डालता है, और किस तरह से प्रभाव डालता है अगर आप ये नहीं जानते तो आज शो की शुरुआत इसी मुद्दे से होने वाली है। एटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। संतोष, अक्सर हम कहते हैं कि विदेश में आप जब जा रहे हो तो करेंसी फ्लक्चुएशंस का आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन फिलहाल जो रिकॉर्ड कमजोरी हमें रुपए में दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट आपके म्यूचुअल फंड्स, आपकी इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा, एक एक करके इस पहलू को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो रुपए की कमजोरी के पीछे तमाम ट्रिगर्स जो आपको वजह लगते हैं। हाय कविता। जैसे कि आपने बताया, एक डिप्रिशिएटिंग करेंसी, अगर हमारा रुपया कमजोर होते जा रहा है या डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी हॉलीडेज या आपके बच्चों की पढ़ाई जो कि इंडिया के बाहर हो रही है उस पर नहीं पड़ता। आप इंडिया में रहकर भी इसको महसूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये कैसे होता है, इसके लिए समझना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है कविता। इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली एक नेट इम्पोर्टर इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि हम एक्सपोर्ट्स कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट मल्टीपल तरह के हम करते हैं। सबसे बड़ा है ऑयल, और ऑयल ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, बट ऑयल के मल्टीपल जो कि उसके इंग्रेडिएंट्स या उनके क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे जो भी इम्पैक्ट आता है, उसकी जो चीजें होती है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज होती हैं, और उनकी वजह से हर चीज महंगी होती जाती है। तो आप अगर इंडिया में भी हैं तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, क्योंकि आपका पेट्रोल का बिल बढ़ेगा। आपका पेट्रोल का बिल बढ़ेगा तो आपके ना सिर्फ आपका ट्रैवल का खर्चा बढ़ेगा, कम्यूट का खर्चा बढ़ेगा, बट जो आपके गुड्स आप मल्टीपल शहरों से मंगाते हैं, या जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही जो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी महंगा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गुड्स की भी बढ़ती है। और ऐसे ही जितने भी चीजों के अंदर बाहर की चीजें यूज हो रही हैं, जैसे गोल्ड इंपोर्ट्स हम बहुत करते हैं, या रॉ मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बहुत इंपोर्ट होते हैं। जो जिस कंपनीज जिस चीज को बनाने के लिए इंडिया को कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, और अल्टीमेटली ये पास होता है कंज्यूमर्स को, जैसे कि आप और मैं हैं, पास होता है, और हमारे मंथली खर्चे भी बढ़ जाते हैं इनकी वजह से। आप इंडिया में रहने के बाद भी एक स्ट्रॉन्गर डॉलर का इम्पैक्ट महसूस कर सकते हैं इन्फ्लेशन के तौर पे। कह रहे हैं आप, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसके साथ बढ़ेंगी ब्याज दरें भी। अब ब्याज दरों का कनेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट से कैसे है?
सो कविता सबसे जैसे भी हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में हम रहते हैं, हम भले ही हर शहर हर हर देश ट्राई करता है कि वो एक आत्मनिर्भर देश बने। हम इंडिया में भी हम ट्राई करती हैं मल्टीपल पॉलिसीज के थ्रू कि एक आत्मनिर्भर देश बने, लेकिन ये चीज ओवरनाइट नहीं होने वाली है। इसलिए पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड है इन सम फॉर्म एंड मार्केट्स में ऑफ कोर्स कनेक्टेड है। तो इंडिया में बहुत सारा पैसा बाहर से आता है स्टॉक मार्केट में, एफआईआईज काफी इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो वो पैसा इंडिया में लगा रहे रहते हैं, एक बोरोइंग कॉस्ट उनकी होती है, वो उनकी बढ़ जाती है। और उस टाइम पे अगर रुपी डिप्रिशिएट हो तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पे फायदा होता है वो बहुत कम होने की गुजारिश होती है। जैसे कि अगर कोई एफआईआई ने बोरो किया था पैसा जब इंडिया में रुपी का डॉलर का रिलेशनशिप 72 रुपीस के आसपास था, और उस एफआईआई ने इंडिया में पैसा लगाया, तो आप जब अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को प्रॉफिट में आज देख रहे हैं एज एन एफआईआई और उस पैसे को बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसा रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा। तो इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने जब इन्वेस्ट किया तो रुपीस 72 रुपीस पे था, लेकिन आपने जब पैसा बाहर निकाला तो आपको 80 रुपए का $1 मिला, और क्योंकि आप पैसे को बाहर लेना चाहते हैं। तो आपका एज एन एफआईआई नुकसान होता है दो तरीकों से। एक, आपकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है जो आपका पैसा आप इंडिया में लगाने वाले होते हैं, और सेकेंड, जो आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जब आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे आपको कम पैसे मिलेंगे, कम मुनाफा मिलेगा। तो ये दोनों तरीकों की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जब एफआईआईज पैसे बाहर निकालते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम इंटरेस्ट रेट्स को इंडिया में ही बढ़ाते हैं। एक तो इन्फ्लेशन उनको मजबूर कर रहा है कि पैसे को, लिक्विडिटी को थोड़ा टाइट किया जाए इंडियन मार्केट में, सो दैट थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो एफआईआई को यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिखना चाहिए अगर उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी मल्टीपल तरीकों से इम्पैक्ट हो जाती है। जैसे कि आपकी ईएमआईज बढ़ जाएंगी, आपके जो अगर लोन्स हैं, अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एनएवी पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस की वैल्यू गिर जाती है। तो इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ऐसे आएगा कविता कि अगर आप एक डेट फंड इन्वेस्टर हैं और आप एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं। वो इसलिए गिरते हैं कि जब नया मार्केट में पेपर एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड आएगा तो हायर इंटरेस्ट रेट पे आएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो बॉन्ड आप होल्ड कर रहे होते हैं पुराने इंटरेस्ट रेट पे या लोअर इंटरेस्ट रेट पे, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो उसकी जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो एनएवी कम होगी, एनएवी कम होगी तो आपका एज एन इन्वेस्टर डेट फंड में जो आपका मुनाफा है वो कम हो जाएगा, या आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मल्टीपल चीजें करेक्टेड है। अगर यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके ईएमआईज बढ़ेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बॉन्ड प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड्स को और बढ़ती ब्याज दरों को, बढ़ती महंगाई को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और बाद में अल्टीमेटली कैसे आपके पोर्टफोलियो का पर इम्पैक्ट होता है ये समझना चाहेंगे। तो एक तो आप रिलेशनशिप हमें समझाएं कि बढ़ती महंगाई का बॉन्ड यील्ड्स के साथ किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह का रिलेशन है, और इससे आपका जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे जुड़ा हुआ है। सो कविता, अगर थोड़ा और हम इसको सिंप्लिसिटी में समझना चाहें तो जब भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ाए जाते हैं तो इसके मल्टीपल तरीके होते हैं। डायरेक्टली आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए स्टेप्स नहीं लेता है। वो पहले लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करता है। जो मार्केट में जो बहुत पैसा है जो घूम रहा है, मार्केट्स में भी आ रहा है और बिजनेस में भी लगाया जा रहा है, पहले उसको अगर टाइट करने के पहले स्टेप्स लिए जाते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है, तो ऑटोमेटिकली
इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, बट डायरेक्टली बोरिंग कॉस्ट बढ़ाने के अलावा। तो रेपो रेट एक इंस्ट्रूमेंट, एक पॉलिसी मेजर है, होता है आरबीआई के पास, जिसपे कि आरबीआई पैसा लैंड करता है बैंक्स को। तो वो अगर पहले, जैसे कि मई के पहले वो 4% था, आज वो 4.9% है। तो आरबीआई ने 2 किश्तों में इसको बढ़ाया एक साथ, और काफी फास्ट, ये 90 बेसिस पॉइंट का रेट बढ़ा। तो इसकी वजह से बैंक्स की बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई। जब बैंक की बोरिंग है, बहुत सारी एफडीज जो एनबीएफसी से खास करके, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, उन्होंने भी अपनी एफडी रेट्स बढ़ाए हैं। आप ईटी मनी ऐप पे वो हायर रेट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पास ऑन होता है इन बोथ द फॉर्म्स। आपकी एफडी के रेट्स बढ़ जाते हैं, और आप जो बोरो कर रहे हैं पैसा, वो अगर आपके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है तो आपको वो भी महंगा हो जाएगा। आपका अगर होम लोन है तो उसका अगर एमसीएलआर बढ़ाया जाएगा तो आपकी अल्टीमेटली आपकी ईएमआई पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोनों चीजों से इम्पैक्ट आ जाता है। वैसे ही डेट फंड्स में भी इम्पैक्ट आएगा कि मार्केट में जो भी नए पेपर्स आएंगे बोरो करने के लिए पैसे को, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे आने पड़ेंगे बाय कंपनीज। तो जैसे ही हायर इंटरेस्ट रेट का पेपर मार्केट में आता है, या हायर जीसेक रेट के, हायर यील्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट भी पैसा बोरो करेगी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी हायर रेट पे आएगा। तो जो पुराने पेपर्स हैं उन्होंने में उसमें इंटरेस्ट कम होगा ऑफ बायर एंड सेलर्स, तो उनकी एनएवी, उसकी जो बॉन्ड प्राइस होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा, और जब उस पर इम्पैक्ट आएगा तो आपके डेट फंड्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो मल्टीपल चीजें कनेक्टेड हैं। जितना आप इस चीज को समझेंगे और अपने पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करेंगे, उतना फायदा आपको पड़ सकता है। तो क्या रुपए की कमजोरी का इम्पैक्ट डेट पर तो समझाया आपने, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल फंड्स पर भी पड़ेगा? यस कविता, सो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन अगर बोरोइंग कॉस्ट बैंक ही बढ़ाएगा तो हम सिर्फ कंज्यूमर्स बोरो नहीं करते बैंक से, कंपनीज भी पैसा बोरो करती हैं अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए बैंक से, तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी। उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा कंपनीज का। तो अल्टीमेटली मे नॉट बी इमीडिएटली, बट धीरे धीरे ये पैसा, ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ेगी कंपनीज की, वो आपको पास ऑन होगी एज ए कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, सर्विसेज आप यूज करते हैं, उनकी प्राइस बढ़ाई जाएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमने बहुत देखा है ऑलरेडी, एफएमसीजी गुड्स जितने भी मार्केट में हैं उनकी काफी प्राइस बढ़ाई गई है, या फिर सेम प्राइस में जो आपको पैक्स मिलते थे उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई है, इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ाया गया है। तो कंपनीज वो प्राइस अल्टीमेटली पास ऑन करती हैं बिकॉज रॉ मटेरियल्स महंगे, अगर इन्फ्लेशन की वजह से, यूएस इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटी प्राइस बढ़ती हैं, तो जो भी प्राइस इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा वो भी बढ़ेगा आपको। तो जो बोरिंग कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ेगी, ये इक्विटी मार्केट्स में इम्पैक्ट इसलिए करेगी क्योंकि कोई कंपनी, हर कंपनी पास ऑन नहीं कर पाएगी एक कॉस्ट इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ प्राइस इंक्रीज टू कस्टमर्स। तो जो कंपनीज पास ऑन नहीं कर पाएंगी उनका मुनाफा कम हो जाएगा। जब उनका मुनाफा कम होगा तो उनके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड थी इंक्रीज होने के लिए, इससे प्राइस बढ़ी हुई थी, वो करेक्ट होगी, एंड अल्टीमेटली आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होगी बिकॉज जो कंपनी पास ऑन नहीं कर पाएगी। और पास ऑन कर भी पाएगी तो पूरी तरह कभी कभी पास ऑन नहीं कर पाती हैं बिकॉज मार्केट में कंपटीशन भी है। तो इसलिए आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी इन्फ्लेशन इतना फास्ट नहीं होता है या इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ाई नहीं जाती है कि इमीडिएटली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आए। तो हमको देखना पड़ेगा कि जैसे कि अभी थोड़े बहुत मिक्स रिजल्ट्स आए हैं, हमको 2 क्वार्टर्स के बाद पता चलेगा कि कितना प्राइस इम्पैक्ट आया है, उसकी वजह से कितना डिमांड कम हुआ है और उसकी वजह से कितना प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट आया है। जहाँ तक गोल्ड फंड्स की बात है, यहाँ पर रुपए की कमजोरी का और आपके मुनाफे पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिकॉज गोल्ड में निवेश करने में अगर रुचि ना भी हो तभी सोना खरीदा जाता है ज्वेलरी के फॉर्म पे। खैर उसकी बात अगर ना ही करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे प्रभाव पड़ेगा? सो कविता, गोल्ड भी एक्चुअली इम्पैक्ट, गोल्ड प्राइसेस भी इम्पैक्ट होती हैं, बट इंडिया में जो गोल्ड प्राइस का काइंड ऑफ आप जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो मल्टीपल तरीकों से
कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड लेंगे तो उसकी प्राइस भी एक बेंचमार्क से ट्रैक होती है, लेकिन जो रुपया जो प्राइस ट्रैक करता है वो रुपए में ट्रैक करता है। तो रुपए में जब गोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा सिर्फ एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। आपकी जो गवर्नमेंट ड्यूटीज हैं, जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, उस पे भी उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो एज ऑफ नाउ जो अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न्स देखेंगे गोल्ड के, वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास हैं, जबकि उतना प्राइस डॉलर्स में नहीं बढ़ा है अगर आप देखेंगे यूएस में गोल्ड की प्राइसेस को। तो इम्पैक्ट इस टाइम पे ऐसा है कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, इसका भी एक थोड़ा फायदा पड़ा है, और थोड़ा फायदा बिकॉज टैक्सेस बढ़े हैं, ड्यूटीज बढ़ रही, तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी प्राइस पे आ रहा है। तो रिटर्न्स आपके बढ़े होंगे अगर आप इन्वेस्टर गोल्ड में हो तो, लेकिन शायद आपका जो आप अगर कंज्यूम करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हो या फिर अभी खरीदने वाले होंगे तो आपको बड़ी या महंगी प्राइस पे एंट्री मिलेगी गोल्ड में। लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं होता है, कभी कभी एज अ इन्वेस्टर आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इंडिया के बाद, तो आपको फायदा पड़ा होगा थोड़ा। तो अगर आप देखेंगे कि S&P 500 जो इंडेक्स है यूएस का, वो ऑलमोस्ट 18% से नीचे है अगर हम जनवरी से लेके आज तक का रिटर्न देखेंगे तो। लेकिन अगर आप एक S&P 500 इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्टेड होते हैं इंडिया में, तो शायद आपका पैसा सिर्फ 11% गिरा होता। क्यों? क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, और वो रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट डॉलर को कन्वर्ट की जा रही है रुपए में, तो आपके रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि आप पैसे को अंदर लेके आ रहे हैं इंडिया में। तो जैसे एक्सपोर्टर को फायदा पड़ेगा, वैसे ही आप एज ए डॉलर इन्वेस्टर में आपको फायदा पड़ेगा इस टाइम पे एज एन इंडियन। तो आपका पैसा कम गिरा होगा कंपेयर टू S&P 500 यूएस। एंड ऑफ कोर्स नैस्डैक में सेम चीज हुई है, नैस्डैक 25% से डाउन है ऑलमोस्ट, लेकिन नैस्डैक 100 ETF इंडिया में शायद सिर्फ 20% के आसपास डाउन है। तो हर जगह नुकसान नहीं है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आपकी डाउन साइड कंट्रोल्ड रह सकती है और आप एक्चुअली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब पूरे समीकरण को देखते हुए क्या आपको लगता है कि खासतौर से रुपए की कमजोरी को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में कहीं बदलाव करना चाहिए एलोकेशन के लिहाज से? आई थिंक हम सिर्फ यूएस डॉलर को देख के आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं आपकी होराइजन के ऊपर, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपकी करंट एसेट एलोकेशन के ऊपर। तो इसके सिर्फ डॉलर से मैं इम्पैक्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर हम मार्केट को इस तरह में से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो 10-year यील्ड है वो ऑलमोस्ट अभी 7.5-7.6 के आसपास है। एफडी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इक्विटी इन्वेस्टर थे जो पूरा पैसा हमारा अपना सिर्फ इक्विटी में लगाना चाहते थे और लगा के रखा हुआ था, आप अपना नया पैसा शायद ऐसा मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा पैसा आप डेट में लॉकेट करें, क्योंकि 7.5% के आसपास अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न मिल रहा है जो कि रिस्क फ्री है in terms of maybe bank FDs to large extent, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या NBFC की डिपॉजिट्स, अगर आप एक अच्छी NBFC की FD में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को रेप्लिकेट कर रहा है और आपका परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब वैल्यूएशंस इंडिया में उतने ज्यादा सस्ते नहीं है, लॉन्ग टर्म के आसपास हम लोग वैल्यू इस टाइम पे हैं, और अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी शायद उतनी ज्यादा तरीके से ग्रो नहीं करे बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, तो आपको अपना इक्विटी एलोकेशन कम करना चाहिए फॉर दैट रीजन, रादर देन एक्चुअली सेइंग कि यूएस डॉलर बढ़ रहा है या इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रही है इसलिए आपको अपने एलोकेशन में चेंज करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। चलिए, बहुत विस्तार से आपने समझाया रुपए की गिरावट का असर आपके इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल और गोल्ड फंड्स पे कैसे पड़ता है और कैसे अपने निवेश में आपको बदलाव लाकर इस कठिन सिचुएशन में भी मुनाफा और फायदा कमाने का मौका और अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, समय निकाला आपने।